Study Plexity JPSC and BPSC. Hello everyone, welcome to Study Plexity JPSC BPSC. My name is Ayusha and I am faculty of history at Study Plexity. हम अपने क्लास में डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे भारत में यूरोपियंस का आगमन हुआ है। अब यूरोपियंस आ तो गए हैं, उनके बीच क्या है, जो भी यूरोपियन पावर्स आई थी उनके बीच एक कंपटीशन चल रहा था। सब आए थे ट्रेड के ही मोटिव से, बट फिर धीरे धीरे क्या है, उन्होंने अपना स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट कर दिया। अब इसी में क्या होगा कि इनके बीच भी कुछ छिटपुट लड़ाइयाँ होती रहेगी, एक दूसरे को निकालने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, अपना सुप्रीमेसी दिखाने के लिए। तो ऐसे आपको कुछ बैटल्स दिखेंगे, जिसमें से आपका क्या है, डच सबसे पहले क्या आए थे, पोर्टुगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, डेंस एंड देन फ्रेंच आए थे। अब इन सारे पावर्स में से आप देखोगे क्या, ब्रिटिशर जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सबसे ज्यादा पावरफुल जो है प्रूव होती है, और इन सब पे क्या करती है, अपना सुप्रीमेसी दिखा देती है और इनको वाइप आउट कर देती है, इंडिया से बाहर निकाल देती है बाकी जो यूरोपियन पावर्स हैं उनको। जैसे हमने क्या देखा था, बैटल ऑफ बेदरा किसके किसके बीच हुआ था, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स और डच के बीच हुआ था, जिसमें से ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, डच को हरा के बाहर निकाल दिया था। इसी तरह हुआ था बैटल ऑफ वैंडिवॉर्स। बैटल ऑफ वैंडिवॉर्स किसके बीच हुआ था, फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच, और इसमें भी क्या हुआ, फ्रेंच हार गए और फ्रेंच को बाहर निकाल दिया ब्रिटिशर्स ने इंडिया से। तो अब देखोगे अब क्या है, बाकी डेंस तो वैसे ही चले गए थे, पोर्टुगीज एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में रह गए थे, जो था आपका गोवा, दमन और दीव का। अब बच कौन गए हैं, बच गए हैं ब्रिटिशर्स। अब जो भी पावर, जितनी पावर्स हैं ब्रिटिशर्स के पास, जितने टेरिटरी हैं, जितने मिले उतने ही कम लगते हैं, तो ये क्या करेंगे, अपना एक्सपेंशन करना स्टार्ट करेंगे। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सपेंशन, हम पीछे का एक बार रिवाइज कर लेंगे कि क्या हमने जो है कवर किया था, क्योंकि ये जो रिवीजन होगा हमेशा क्लास से पहले, ये क्या होगा, आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हम फैक्ट्स जो है वन बाय वन देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें यूरोपियंस का अराइवल कैसे हुआ था, तो यूरोपियंस में सबसे पहले आपके आए थे पोर्टुगीज 1498 में, देन आए थे डच 1605 में, देन आई थी ब्रिटिश 1613 में, डैन्स आए थे 1616 में, और फ्रेंच आए थे 1668 में। तो ये अराइवल का ईयर है, ये जो है यूरोपियंस जो है कैसे कैसे आए हैं। अब सी कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि हमने देखा था कि डच तो 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी 1600। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या है, एलिजाबेथ ने इशू कर दिया था कि हाँ कंपनी बना लो और जाओ ईस्ट में जाके ट्रेड करो, लेकिन पहुंचते पहुंचते उनको क्या हुआ कि थोड़ा टाइम लग गया। इनफैक्ट आप देखोगे 1603 से पहले जब वो आए भी थे, तो जहांगीर ने उनको परमिशन नहीं दी थी, किस चीज के लिए, सूरत में स्टैब्लिश करने के लिए फैक्ट्री को। तो फिर 1613 में जाके उनको ये क्या मिला, परमिशन मिला कि आप फैक्ट्री बना लो। तो इसलिए इनफैक्ट ये ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट कहो इसको। देन डैन्स आए थे आपको, देन फ्रेंच आए थे। ऑर्डर याद रखना है आपको कि कैसे आए थे क्रोनोलॉजिकली, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, डैनिश और फ्रेंच। इनफैक्ट आप छोटा एक्रोनिम्स भी बना सकते हो कि पीडी बीडी एफ, ठीक है, ऐसे याद रखना है कैसे आए थे, पीडी बीडी एफ, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच। ईयर देख लेना है आपको, ईयर क्या क्या आ रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपके यही सारे फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बेसिकली हमारा अभी क्या है, हम पढ़ तो हम पूरा सिलेबस रहे हैं, बट फोकस हमें क्या करना है, प्रिसाइज रखना है अपना। इसके साथ अगर हम फर्स्ट फैक्ट्री की बात करें कि कहाँ जो है, किस यूरोपियन पावर ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई अपनी, तो पोर्टुगीज ने कैलिकट पे, क्योंकि वो कहाँ आए थे, कैलिकट पे ही तो आए थे, जहाँ पे वास्को डी गामा कहाँ आए थे सबसे पहले, कैलिकट पे आए थे, जहाँ पे जैमोरिन ने उनका स्वागत किया था। तो कैलिकट में जो है पहले ब्रिटिश की सॉरी पोर्टुगीज की पहली फैक्ट्री थी। देन डच की बात करें तो डच की पहली फैक्ट्री पुलिकट में थी, और पुलिकट ही क्या डच का हेडक्वार्टर भी था। ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स को 1613 में सबसे पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन कहाँ मिली, सूरत में। इससे पहले 1609 में भी गए थे ब्रिटिशर्स कहाँ, कैप्टन हॉकिंस
जहांगीर के कोर्ट में यही परमिशन मांगने के लिए, बट उनको उस टाइम परमिशन नहीं मिली थी। परमिशन मिली 1613 में, और इसी परमिशन के बाद उन्होंने देखो सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की, सूरत में। डैंस कहाँ आए थे, डैंस हमने बहुत बार देखा है, टैंक व्यापार में एक ऐसी जगह है जहाँ आपको सिर्फ डैनिश ही लगेंगे दिखेंगे। फ्रेंच की बात करूं तो फ्रेंच भी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश करते हैं, सूरत में। क्योंकि देखो जहां जहां ब्रिटेन, वहां वहां उनके पीछे पीछे फ्रेंच। ब्रिटेन अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश कर रहे हैं, फ्रेंच भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर कैपिटल की बात करें तो पोर्टुगीज का कैपिटल देखोगे आप, गोवा। इनफैक्ट आफ्टर फ्रीडम ऑल्सो जो पोर्टुगीज थे वो कहाँ पे कन्फाइंड थे, गोवा के एरिया में। तो ऑल द टाइम गोवा पे देखोगे जो पावर बनी रही है वो है पोर्टुगीज की, इसीलिए ये उनका कैपिटल भी है। अगर बात करें हम डच की, तो डच की है नागापट्टिनम। उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश क्या है, कलकत्ता हो गया। क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि कलकत्ता, जॉब चार्नोक ने जब 3 गांव खरीदे थे, गोविंदपुरी, सुतानुती एंड कलिकता, जिसको उसने कलकत्ता बनाया था, उसी कलकत्ता से क्या हुआ, एक गवर्नर जनरल जो है उसका प्लेस हो गया, वो वहीं से वो रूल करने लगा था जितने भी ब्रिटिश पोजेशंस थे उन एरियाज पे। तो इसलिए इनका कैपिटल क्या है, कलकत्ता। अगर बात करें हम डांस की, फ्रैंक बार ही रहेगा। फ्रेंच जो है वो पौंडीचेरी में दिखेंगे आपको। तो ये था आपको कुछ एग्जाम जो है उसके इम्पोर्टेंट, देख लो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हैं। अब बैक टू आवर टॉपिक, जो जहां हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन कैसे हुआ ब्रिटिशर्स का, कहाँ पे, इंडिया में। तो बात करते हैं हम, तो स्टार्ट विथ रीजनल पावर से हम करेंगे कि अभी तक क्या देखा था हमने, बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश, ये सब क्या कर रहे थे, जो उस टाइम में कंपटीशन थे यूरोपियन पावर्स उनके लिए थे, कि उनको भगाने के लिए थे। बट व्हाट अबाउट जो इंडिया में रूल कर रहे थे, इंडिया में जो पावर, अपने अपने जो रीजनल पावर्स थे वो जहां जहां रूल कर रहे थे वो भी काफी स्ट्रांग थे। तो ब्रिटिशर्स क्या सोचेंगे, अगर मुझे अपना राज्य फैलाना है या अपना राज करना है, रूल करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इन सब को हटाना पड़ेगा, जितने कंपटीशन है उन सब को खत्म करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर यूपीएससी का या जेपीएससी का प्रिपरेशन का ही बात ले लो, तो आप क्या करते हो, आप देखते हो कि कंपटीशन ज्यादा है तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जो है दूसरे को वाइप आउट करोगे और स्टैंड कर पाओगे उस रिजल्ट के नेम लिस्ट में। तो यही चीज ब्रिटिशर्स ने भी सोचा कि हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये यहाँ सिर्फ पढ़ के तो मेहनत नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, डिप्लोमेसी से, वॉर से, पॉलिसीज से, एक्ट से, इन सब के थ्रू क्या करेंगे, अपना जो है एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे। इसी एक्सपेंशन में देखो, एक बार अगर हम मैप डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा पावर कहाँ पे रूल कर रहा था उस प्रेजेंट टाइम में, जब ब्रिटिशर्स क्या एक्सपेंशन करना चाहते थे। तो अगर बात करें, देखो मुगल्स कहाँ तक रह गए थे, मुगल्स दिल्ली के कुछ ही एरिया में कन्फाइंड रह गए थे। उसके बाद जब अवध का एरिया आता है तो आपको दिखेगा यहाँ पे नवाब ऑफ अवध रूल कर रहे थे। देन उसके बाद एक बंगाल का बड़ा सा एरिया कवर हो जाता है, बिहार, बंगाल, झारखंड, कुछ पार्ट ऑफ ओडिशा, ये सब क्या है, बंगाल के अंडर आता है, जहाँ पे नवाब रूल कर रहे होते थे। तो ये यहाँ पे ये वाली पावर्स आपको दिख रही है रीजनल पावर में। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो और भी छोटे छोटे पावर्स उधर रूल कर रहे थे। अगर हम बात करें, ये तो ईस्ट साइड की तरफ देखा हमने, अगर हम वेस्ट साइड की तरफ देखें तो आप क्या देखोगे कि मुगल्स के बाद सिख मिसल है, ठीक है, मिसल कहते हैं। तो सिख के मिसल्स जो है वहां पे रूल कर रहे होते थे। उसके बाद क्या है, वेसल्स बच गए, जो पहले के राजपूत के स्टेट्स थे या राजपूत के किंगडम्स थे, वही जो कुछ बचे हुए थे वही लोग वहां रूल कर रहे थे। उसके बाद सिंध में नवाब ऑफ सिंध रूल कर रहे थे। अब यहां से आप देखोगे ये वाले एरिया से लेकर ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, ये पूरा जो ब्राउन एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा जो आप ब्राउन एरिया देख रहे हो, ये क्या है, ये मराठास के अंदर में था। और मराठास ऐसा ही नहीं कि एक बहुत बड़ा एम्पायर सिर्फ मराठा के नाम से चल रहा, मराठा के आप देखोगे कि अलग अलग जो है यहाँ पे आपको ब्रांचेस दिखेंगे, जैसे कि गायकवाड्स जो कि बड़ौदा पे रूल कर रहे थे।
पेशवास जो कि पुणे पे रूल कर रहे थे, भोसले नागपुर पे रूल कर रहे थे, और पेशवा ऑफ पुणे वो भी मराठा पेशवा तो हो गया आपका। सिंधियास थे जो कि ग्वालियर पे रूल कर रहे थे। तो ये सारे क्या थे, ब्रांचेस थे किसके, मराठा एम्पायर के। तो ये सारा ही जो है रूल कर रहे थे क्या, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया पे। तो आप देखोगे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेगा कौन, मराठा, ब्रिटिशर्स के लिए। देन उसके बाद आप देखोगे तो क्या है, निजाम ऑफ हैदराबाद है। एंड देन कर्नाटक का जो एरिया है वो वहां पे नवाब ऑफ कर्नाटक रूल कर रहे थे। मैसूर पे मैसूर का सल्तनत चल रहा था। वैसे ही अब देखो ये पूरा एरिया जो है अलग अलग जो है रीजनल पावर्स यहाँ पे रूल कर रही थी। मैप से क्या होता है ना कि आपके दिमाग में एटलीस्ट ये एक जो पिक्चर मेमोरी होती है ना वो ज्यादा टाइम तक रहती है। तो एक बार अगर आपने मैप देख लिया तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ कौन सा जो पावर है वो कहाँ पे स्टैब्लिश्ड था। अब किन अब इसमें से क्या है कि कुछ ही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर की तरह उमर के रहेंगे वहां पे उस टाइम पे, जैसे कि बंगाल। बंगाल पे आप देखोगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। तो बंगाल को हटाना है। अब अगर आप ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उस समय उनका सबसे पहला कंसर्न क्या था कि अपना एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसे करेंगे, जब तक पहले उन्होंने देखा कि कौन कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उनको दिखा कि बंगाल स्ट्रॉन्ग है, अवध स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मुगल्स तो एक बहुत छोटा सा एरिया में ही कन्फाइंड थे जो कि दिल्ली का एरिया था। फिर इन्होंने देखा कि भाई मराठास भी बहुत है, उसके बाद इनको स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मैसूर वाले। एंड इसके साथ ही आपको देखोगे तो हैदराबाद वाले भी जो है स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले पिक किया कि कौन कौन बहुत ज्यादा हमारे कंपटीशन में है और किनको किनको निकाल के फेंकना है, तभी हम जो है अपना राज चला पाएंगे। तो इनमें से सबसे पहले अगर देखा जाए तो बंगाल की बात होती है। क्यों? क्योंकि बंगाल काफी वेल्दी और प्रॉस्पेरस था। क्यों? बिकॉज ऑफ लैंड ऑल्सो। आप देखो क्या है, फर्टाइल लैंड है, गंगा दोआब चल रहा है। तो इसी फर्टाइल लैंड से क्या एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी है, इसी के साथ यहाँ पे देखोगे आपको ट्रेड कनेक्शंस भी दिख रहे हैं। तो बहुत ही प्रॉस्पेरस जगह था बंगाल। इसलिए ब्रिटिशर्स की आई कहाँ थी, हमेशा उनकी आंख लगी होती थी बंगाल पे कि बस बंगाल जो है उनका कमर्शियल जो है सेंटर बन सकता है। तो एक तो आपका बंगाल हो गया। इसके साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका हैदराबाद का एरिया। उसके बाद देखोगे मराठास और मैसूर। इन लोगों ने इन ब्रिटिशर्स ने इन चार को जो है साइड किया कि भाई इनसे पहले लड़के इनको हराना है। अगर ये हार गए उसके बाद तो हमारा ही राज होना है इंडिया के ऊपर। तो अब हम देखेंगे वन बाय वन कि कैसे बंगाल के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, कैसे नवाब ऑफ अवध के साथ होता है, या फिर हैदराबाद, मराठा, मैसूर, इसी में सिख भी आएंगे आपके। तो ये सारे हम जो है कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल सबसे पहला मेजर जो ब्रिटिश का कॉन्क्वेस्ट था वो कहाँ देखने को मिलता है हमें, वो हमें देखने को मिलता है बंगाल में ही। क्यों? क्योंकि बंगाल स्ट्रैटेजिकली बहुत सही लोकेशन था। प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो वो बहुत प्रॉस्पेरस स्टेट था, बहुत वेल्दी स्टेट था, और ट्रेड रूट्स का जो है ना वहां से बहुत ज्यादा स्मूथ फंक्शनिंग करा जा सकता था। तो इसलिए सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स की आई गई वो गई बंगाल पे। अब बंगाल पे देखोगे तो आप यहाँ पे क्या था कि एक इंडिपेंडेंट रूलर थे, दो जो थे आपके मुर्शीद कुली खान, ये रूल कर रहे थे। तो मुर्शीद कुली खान के बाद क्या होता है, उनके सन इन लॉ अलीवर्दी खान वो बनते हैं नवाब, और वो भी जो है रूल कर रहे होते थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम स्टार्ट होती है अलीवर्दी खान के बाद से, जब सिराजुद्दौला आते हैं। जो सिराजुद्दौला आते हैं तो ये जो है चैलेंज कर देते हैं किसके, ब्रिटिश के पावर को। और ब्रिटिश के पावर को जैसे ही ये चैलेंज करते हैं, यहीं पे क्या है, बंगाल वीक पड़ जाता है, बैटल होता है, और उस बैटल में बंगाल हार जाता है। वो ही होता है बैटल ऑफ प्लासी आपका। अगर बात करें बैटल की तो सबसे पहले देखोगे आप बैटल ऑफ प्लासी होती है। जो बैटल ऑफ प्लासी है, क्यों होती है बैटल ऑफ प्लासी, क्या होता है कि ये जो नवाब्स थे बंगाल के, रूलर थे बंगाल के, ये क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को दस्तक इशू करते हैं। दस्तक क्या होता है, एक पास होता था जिससे ट्रेड किया जाता, मतलब टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे होते थे, ड्यूटी फ्री ट्रेड होता था।
तो ये दस्तक प्रोवाइड किया गया था, जिसका ब्रिटिशर्स क्या करते थे, काफी मिसयूज करते थे। इससे ही परेशान होकर, मतलब बहुत ही परेशान होकर रूलर्स ने क्या किया, बोला कि बहुत तुम लोग जो है चालू बन रहे हो बेटा, रुको अभी तुमको बताता हूँ। इनके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए वो क्या करता है कि बैटल करने की, मतलब सबसे पहले तो फोर्टिफिकेशन करता है वो, ठीक है, फोर्टिफिकेशन करता है। कलकत्ता किसके अंदर था, कलकत्ता था आपके ब्रिटिशर्स के अंदर, क्योंकि जॉर्ज चारनोक ने क्या 3 विलेज खरीदा था, गोविंदपुरी, सुल्तानती और कलिकता, जिसको उसने कलकत्ता बनाया था। तो ब्रिटिशर्स वहां पे फोर्टिफिकेशन करने लगते हैं। ये देख के नवाब को और गुस्सा आ जाता है, और इसी बीच में आप एक चीज देखोगे, एक इंसिडेंट देखोगे, दैट इज ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्योंकि इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के अगर बारे में बात करें तो देखो ये क्या है, इसका जो रेफरेंस मिलता है वो हमें सिर्फ ब्रिटिशर्स के साइड से मिलता है, इसका रेफरेंस हमें इंडियन साइड से नहीं मिलता है, हमें ब्रिटिशर्स के ही साइड से मिलता है कि इसके अकॉर्डिंग कि ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी कि जो सिराजुद्दौला थे, इन्होंने क्या किया था, कुछ ब्रिटिशर्स को एक बंद कमरे में जो है बंद कर दिया था, जहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, खाना नहीं दिया गया, और इसी में वो क्या है, दम घुटकर मर गए थे बहुत सारे ब्रिटिशर्स। ऐसा इंसिडेंट किसने, ब्रिटिशर्स के थ्रू ही जो है पोर्ट्रे किया गया था। तो इससे भी क्या है, ब्रिटिशर्स के अंदर भी एक गुस्सा आ गया था, नवाब के अंदर ऑलरेडी, मतलब रूलर के अंदर भी गुस्सा था, ब्रिटिशर्स के अंदर भी गुस्सा था। तो इसीलिए क्या हो गया कि युद्ध सीधे हो गया, ठीक है, एक बैटल हो गया इनके बीच, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि कब हुई आपकी 1757 में हुई थी। अगर हम देखें, सी बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी। अब क्या है, इसको हिस्टोरिकली अगर आप देखो बात करा जाए तो बैटल ऑफ प्लासी जो है ना, बैटल से ज्यादा एक किस चीज की कहानी थी, धोखे की कहानी थी। क्यों थी धोखे की कहानी, तो अगर बात करो आप कि ये कॉन्स्पिरेसी था, यहाँ रूल कौन कर रहा था, रूलर था सिराजुद्दौला, प्रॉब्लम किसके साथ थी, ब्रिटिशर्स के साथ। अब सिराजुद्दौला के कोर्ट में जो है ना बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, है ना, जैसे कि आपके मीर जाफर हो गए, जैसे कि आमी चंद हो गए, मानिक चंद हो गए, ये सब जो मिनिस्टर्स थे ना, ये भी बहुत करप्ट मिनिस्टर्स थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने डिप्लोमेसी दिखाई, ठीक है, स्मार्टनेस दिखाया, इन्होंने क्या किया, बहुत पैसे वैसे दिए, और जो इसके मिनिस्टर्स थे सिराजुद्दौला को, उसको क्या किया, अपने टीम में कर लिया। इधर ब्रिटिशर्स बैटल की तैयारी कर रहे हैं और सिराजुद्दौला को कोई आइडिया नहीं है इसका। क्यों, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं वो इसको कुछ आइडिया नहीं लगने दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो, वो तो बहुत करप्ट थे, उन्होंने काफी पैसा ले लिया था। तो और वो भी चाहते थे, उनके भी अपने एम्बिशंस थे, एस्पिरेशंस थे। तो यही एक जो है ना धोखा मिला किसको, सिराजुद्दौला को। बैटल हुई 23 जून 1757 को बैटल कंक्लूड हो गई। इसी बैटल में क्या हुआ आपका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, वही कमांडर थे, और सिराजुद्दौला जो है नवाब थे बंगाल के। इन दोनों के बीच फाइट हो रही थी। इसी फाइट में देखोगे आप कि बहुत धोखे मिले बेचारे सिराजुद्दौला को, और वो हार गया। और हार जाने के बाद वही जो मीर जाफर था, जो कि उनका मिनिस्टर था कोर्ट में, वही क्या ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उसको ही पिक करके वहां का एक पपेट रूलर बना देते हैं। अब व्हाट इज पपेट रूलर, है मतलब एक कठपुतली की तरह, कि तुम्हें अपने दिमाग से नहीं चलना है, ब्रिटिशर्स जो कहेंगे वही करना है, ब्रिटिशर्स लेफ्ट उठाएंगे लेफ्ट उठाना है, राइट उठाएंगे राइट उठाना है। तो मतलब एक काइंड ऑफ ऐसा कठपुतली की तरह जो है तुमको बिहेव करना है। वैसा ही रूलर बन गया कौन, मीर कासिम। देखो क्या थे, सीक्रेट अलायंस बिटवीन क्लाइव एंड की बंगाल नोबल्स इंश्योर्ड सिराज डिफीट। कौन कौन, जैसे मीर जाफर कमांडर इन चीफ थे, यही मीर जाफर ही जो है पपेट रूलर बनेंगे। देन जगत सेठ जो बैंकर थे, राय दुर्लभ, ये लोग मिलके क्या है, मिल गए, सांच गांठ बांध ली किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, और हरा दिया सिराजुद्दौला को। और इसके बाद मीर जाफर जो है वो किंग बन जाते हैं, क्या रूलर बन जाते हैं, कहाँ के, पपेट रूलर बंगाल के। अब कॉज क्या क्या था, क्योंकि सिराज ने अपोज किया था, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, उसने बोला नहीं करना है। इसी के साथ ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, दस्तक का मिसयूज कर रहे थे, सिराज उससे भी गुस्सा था। प्लस ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, बंगाल पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर कर रहे थे। तो ये सारे ने बैकग्राउंड स्टेज बनाया कि भाई अब तो बैटल होके रहेगा।
अब बैटल हो गया तो उसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो सिराजुद्दौला हार चुका था। हारने के बाद वो जो है बुरी तरह हार चुकने के बाद फिर जो गद्दी पे बैठेगा वो है मीर जाफर, जो कि क्या है, एक पपेट रूलर है जिसको ब्रिटिशर्स बिठाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा कि ब्रिटिशर्स अब थोड़ा केयर फ्री हो जाएंगे। अब वो और ज्यादा मिसयूज करने लगेंगे किसके, दस्तक के पासेस जो थे उसके बहुत ज्यादा मिसयूज करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब तो रूलर कौन है, इनका ही पपेट है। इसके बाद देखोगे अब यहाँ स्टेज तो सेट हो गया, सब कुछ हो गया है, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब मीर जाफर जो है वो गद्दी पे बैठ चुका है। लेकिन धीरे धीरे पता है देखो क्या होगा कि अगर कोई पपेट रूलर है, आप कब तक किसी को पपेट बनाकर रख सकते हो, क्योंकि वो इंसान है, वो अपने दिमाग से काम लेगा ही लेगा। तो मीर जाफर धीरे धीरे जो है वो देखता है कि भाई यहाँ बहुत कुछ घोटाला हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है, और उसके अंदर से जो है ये भावना आने लगती है कि भाई मैं चुपचाप अपने क्या कहते हैं, आंख बंद करके नहीं रख सकता। तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है कुछ कुछ काम करने लगता है। जैसे बिना उनके परमिशन के ही उसने वो एक दो चीजें जो है कर देता है अपने स्टेट में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, जिससे ब्रिटिशर्स क्या हो जाते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने के बाद वो क्या करते हैं, मीर जाफर को बोलते हैं भाई अब तुम्हारा हो गया, हमने देख लिया, हमें यहाँ से बगावत की बू आ रही है, तो तुम यहाँ से निकलो और तुम जाओ। और क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, जो मीर जाफर के सन इन लॉ होते हैं, दामाद होते हैं मीर कासिम, उसको बिठा देते हैं वापस से, क्या, रूलर बना देते हैं। पपेट रूलर कहाँ का, बंगाल का ही। अब आप देखोगे कि मीर जाफर तो फिर भी ठीक थे, मीर कासिम उनसे 4 कदम आगे है। वो देखते हैं कि भाई मेरी तो ऑटोनॉमी ही खत्म हो गई है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है, कुछ नहीं है, ये हमें मुझे सब कुछ वही करना पड़ेगा जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। तो इससे जो है उसके अंदर एक रिजेंटमेंट आ जाता है ब्रिटिशर्स के लिए। प्लस वो क्या करता है कि जो दस्तक का देखता है काफी मिसयूज कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, और इसके साथ ही जो इंडियन मर्चेंट्स, लोकल मर्चेंट्स है ना, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो वो क्या करता है, फ्री पासेस इशू कर देता है, मतलब फ्री दस्तक कर देता है कि जो भी लोकल भी मर्चेंट्स हैं वो भी अब फ्री में जो है ट्रेड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ब्रिटिशर्स को गुस्सा आ जाता है, वो भड़क जाते हैं। तो ये एक क्या होता है, बैकग्राउंड स्टेज दूसरे बैटल के लिए धीरे धीरे बनने लगता है कि भाई तुम जो है, तुमको मैंने पपेट रूलर बनाया, तुम अपने मन से कुछ भी किए जा रहे हो, हमारा नुकसान कर रहे हो। तो अब क्या है, ब्रिटिशर्स नाराज है किससे, मीर कासिम से भी। अब मीर कासिम क्या करता है, इसी के साथ आप देखोगे कि एक और चीज होगी कि मीर जाफर के टाइम में ही ना कैपिटल भी चेंज हो जाता है, और मीर कासिम मुर्शिदाबाद में जो है अपने आप को प्लेस कर लेता है आके। अब मुर्शिदाबाद में है मीर कासिम, वो देख रहा है कि भाई अब तो हो गया, हमारा तो बहुत ज्यादा कलेश चल रहा है। तो मीर कासिम जाता है किसके पास, मीर कासिम जाता है नवाब ऑफ अवध के पास। ठीक है, तो नवाब नवाब ऑफ अवध अवध के पास जाता है, जैसे देखो बहुत पास में ही दिखेगा आपको, ये क्या है आपका, बंगाल का एरिया है, नवाब ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या, मीर कासिम रूल कर रहा है। मीर कासिम ने क्या किया, फ्री दस्तक कर दिया है। उसके साथ ही मीर कासिम क्या, अब अपने ऑटोनोमस डिसीजन लेने लगा है। तो ये क्या करता है, देख लिया कि भाई अब ब्रिटिशर्स बहुत गुस्सा हो चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए ये किसके पास, नवाब ऑफ अवध के पास गया, जो कि इनके बहुत पड़ोस में है, पास में है। तो ये नवाब ऑफ अवध से मिलते हैं। तो नवाब ऑफ अवध जो है वो है सुजाउद्दौला, कंफ्यूज नहीं होना है। बैटल ऑफ प्लासी के टाइम जो हमने देखा था वो थे सिराजुद्दौला, लेकिन जो नवाब ऑफ अवध है वो है सुजाउद्दौला। तो जो सुजाउद्दौला होते हैं उनसे ये मिलता है मीर कासिम, और बोलता है कि हमें साथ मिलकर क्या है, बैटल लड़ना होगा, किसके लिए, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब नवाब ऑफ अवध इसको बोलता है कि भाई देखो, लड़ तो मैं लूंगा, बट हमें चाहिए एक फोरहैंड भी, क्योंकि चूंकि अभी क्या है, देखो मुगल इतने टाइम से जो है एक बहुत, नाम के लिए भी आप कह लो कि जो पुराना नाम था उसी नाम को, लेगेसी को मेंटेन कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, मुगल से बात करते हैं, मुगल के किंग से बात करते हैं और उनको भी मिला लेते हैं, ताकि हमें एक नाम भी मिल जाएगा।
फोर हैंड भी मिलेगा हमें। तो ये दोनों मिलकर कहाँ जाते हैं, मुगल के पास जाते हैं, ठीक है। और ये तीनों क्या करते हैं, एक अलायंस बना लेते हैं, राइट। एक फॉर्मेशन ऑफ अलायंस होता है किनके बीच, मीर कासिम के बीच प्लस नवाब ऑफ अवध जो है आपके सुजाउद्दौला, और इसी के साथ मुगल एम्पेरर, ये तीनों मिलके एक अलायंस बनाते हैं और बैटल के लिए ये तैयार हो जाते हैं। अब बैटल किसके किसके बीच हो रही है, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी है, और दूसरे में क्या है, ट्रिपल अलायंस चल रहा है, किसका, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम टू, उस टाइम के मुगल एम्पेरर होते हैं। इन तीनों का एक अलायंस एक साथ है और ब्रिटिश फोर्स एक साथ है, उसका कमांडर है हेक्टर मुनरो। अब क्या होगा, लड़ाई हो रही है, बैटल हो रहा है, तो 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, बक्सर में ये बैटल हो रहा होता है, जिसमें से ये जो अलायंस है, ट्रिपल अलायंस, ये क्या हो जाती है, डिफीटेड हो जाती है, ठीक है, ये डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। और यहीं से क्या है, पावर में चेंज आ जाता है। तो देखो ये हमने यही देखा था कि कॉज ऑफ क्या रही है इस बैटल की, फरमान का मिसयूज हो रहा था, प्लस फॉर्मेशन ऑफ अलायंस हुआ है, कौन, आपके सुजाउद्दौला में और मीर कासिम में और शाह आलम टू जो कि मुगल रूलर थे, इन तीनों का एक अलायंस बना। और इसके बाद ही क्या हुआ कि टेंशन वेंशन हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर में इन जो तीनों का अलायंस है वो हार गया, डिफीट कर गया, और डिफीट करने के बाद अब देखो क्या होगा, समझौता होगा, क्या होगा, संधि होगी। और यही समझौता और संधि जो हुई है ये क्या करेगी, कोर्स चेंज कर देगी इंडिया का, इंडिया के हिस्ट्री का। और यहीं से क्या स्टार्ट होगा, ब्रिटिश का रूल स्टार्ट होगा इंडिया में। मतलब एक पूरा प्रॉपर स्टेज मिल जाएगा ब्रिटिशर्स को, किस चीज के लिए, लीडर बनने के लिए। तो अब देखो क्या होगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होगी, ब्रिटिशर्स ने हरा दिया है, अब संधि तो करनी पड़ेगी। संधि क्या होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में। अब देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस ट्रीटी का नाम, कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किस बैटल के बाद साइन की गई थी। तो ये साइन की गई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किन के बीच साइन की गई थी, तो ये की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के बीच और शाह आलम टू और शुजाउद दौला के बीच, जो नवाब थे अवध के, और जो मुगल एम्पेरर शाह आलम टू थे, ये दोनों के साथ, और ब्रिटिशर्स के साथ, इनके साथ क्या हुआ, एक समझौता हुआ, जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद का समझौता या इलाहाबाद संधि या ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला कि हमें दीवानी राइट्स चाहिए। दीवानी राइट्स क्या होता है कि जो भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, जो भी जो है आप पैसे आम जनता से वसूल रहे हो, अब वो उस पे आपका राइट नहीं होना चाहिए। जहां से भी आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, चाहे वो टैक्सेस से हो, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स से हो, चाहे वो टोल से हो, चाहे वो फीस हो, कुछ भी हो, वो अब किसके अंडर होना चाहिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, ब्रिटिशर्स के अंदर होगा। और वहीं बट क्या है कि हमें सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन करना है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो नवाब के पास ही रहेगा या वो रूलर के पास ही रहेगा। तो ऐसे क्या हुआ, आप देखोगे कि आप एक नया कॉन्सेप्ट दिखेगा आपको यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्या, तो अवध को है एक बफर स्टेट बना दिया गया कि अवध हमेशा एक बफर स्टेट रहेगा। अब डुअल गवर्नमेंट बंगाल में चल गई। क्या है डुअल गवर्नमेंट, दो देखो, दो पावर्स हैं, ठीक है, एक हो गया आपका, दो राइट है, एक हो गया निजामत का या एडमिनिस्ट्रेशन का, और दूसरा क्या हो गया, रेवेन्यू कलेक्शन। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग ये जो दो राइट्स हैं, दैट इज निजामत या एडमिनिस्ट्रेशन का राइट, ये किसके अंदर होगा, ये रूलर के अंदर होगा या निजाम के अंडर होगा। प्लस यही जो रेवेन्यू कलेक्शन है ये किसके अंडर होगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर होगा। तो ये देखो आप क्या है, दो डुअल गवर्नमेंट दिख रहा है हमें।
कि रूलर रूल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दे रहा है, बट रेवेन्यू रेवेन्यू कलेक्शन कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का। ये भी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या है डुअल गवर्नमेंट। तो इसमें निजामत राइट किसके पास? नवाब के पास है, निजाम के पास है, और रेवेन्यू राइट्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। अब इसी रेवेन्यू राइट्स के कारण आप देखोगे एकदम इमेंस करप्शन, बहुत एकदम हाई लेवल पे करप्शन दिखेगा। इतना करप्शन कि फेमाइन होने के बाद भी फेमाइन रिलीफ भी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा निजाम, क्योंकि क्या है, उसके पास रेवेन्यू का कोई राइट नहीं है, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है। अब एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है, मान लो फेमाइन आ गया है, तो क्या लोगों को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, लोगों को हेल्प चाहिए, वेलफेयर मेजर्स चाहिए। वो कैसे करेगा जब उसके पास पैसे ही नहीं है? तो और इसके बाद इसको खत्म कब किया जाता है डुअल गवर्नमेंट को? यहाँ पे देखो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट कब से हुआ है? बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से 1765 में। बट यही 1772 में वारेन हेस्टिंग आएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनके, और वो क्या करेंगे? डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग स्टेट बंगाल के बाद क्या है? मैसूर का स्टेट है। अब मैसूर के स्टेट में देखो क्या है, पहले क्या हो रहा था? अगर हम बात करें मैसूर रीजन का, तो मेडिवल टाइम्स में आप देखोगे कि इस एरिया पे रूल कौन कर रहा था? विजयनगर एम्पायर। तो एक बैटल ऑफ तालीकोटा होता है, जिसमें क्या होता है, विजयनगर एम्पायर जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब बहुत टुकड़ों में बट जाता है। और उसी एक वही एक टुकड़ा क्या है? मैसूर का टुकड़ा है, जिसपे वोडियार डायनेस्टी जो है अपना रूल स्टैब्लिश करती है। इसी वोडियार डायनेस्टी का एक बहुत ही केपेबल, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही इफेक्टिव रूलर आता है, जिसका नाम होता है हैदर अली। हैदर अली क्या करता है? रूल कर रहा होता है मैसूर में। तो हैदर अली देखोगे कि बहुत मिलिटरली भी बहुत स्ट्रांग है उसका। आप देखोगे कि पावर और आर्मी जो है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो इस स्ट्रांग पावर, ये स्ट्रांग पावर दिख रही है, ये स्ट्रांग स्टेट दिख रहा है किसको? ब्रिटिशर्स को। अब ये ब्रिटिशर्स की आंखों में आ जाते हैं। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब सही चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच में देखोगे कि धीरे धीरे जो है मैसूर बहुत अपने आप को ना प्रॉस्पेरस करते जाता है, बहुत राइज करते जाता है। तो इसके आसपास की अगर मैं बात करूं, अगेन मैप पे वापस आते हैं, अगर मैं इसके आसपास की भी बात करूं, तो आप यहाँ क्या देख रहे हो? ये है आपका मैसूर सल्तनत, यहाँ ये जो आपको पिंक दिख रहा है। अब इसके नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग स्टेट्स आपको क्या दिखेंगे? पेशवाज ऑफ पुणे जो कि मराठास के हैं, इसी के साथ निजाम ऑफ हैदराबाद और कर्नाटक का नवाब, ये तीन क्या हैं? आपको दिख रहे हैं इनके नेबर्स। अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होगी? प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होगी, नेबर्स से। पहले तो आप देखोगे कि हैदराबाद और मराठा इन दोनों के बीच बहुत कोर्डियल रिलेशन दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम किसको हो जाती है? प्रॉब्लम हो जाती है निजाम को। तो निजाम जो है जाता है किसके पास? निजाम पहुंच जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कि भाई हटाओ इसको, मैसूर वालों को हटाओ यहाँ से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है ठीक है, तुम हमारे साथ रहो, हम जो है एक बैटल करते हैं जिसमें हरा देंगे मैसूर को। लेकिन एन मौके पे क्या होता है कि जो निजाम होते हैं, हैदराबाद के निजाम, वो क्या करते हैं? बैक ऑफ कर लेते हैं। इससे क्या होता है? ब्रिटिशर्स तैयार नहीं रहते हैं, और हैदर अली जो है वो मिलिटरली बहुत स्ट्रांग है। तो इनडिसाइसिवनेस जो होती है निजाम ऑफ हैदराबाद के, उसके कारण क्या होता है, और प्लस हैदर अली भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, एक बैटल होती है, पहला मैसूर का जो वॉर होता है, फर्स्ट मैसूर वॉर कहते हैं इसको। और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है? ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके साथ, जिनके लिए लड़ने आए थे, वही क्या है, अपने आप को वहां से विड्रॉ कर लेता है, भाग जाता है वो। और जैसे ही वो भाग जाता है, क्या ब्रिटिशर्स जो है वो हार जाते हैं। क्योंकि हैदर अली किस लिए फेमस है? अपने पावर के लिए, अपनी आर्मी के लिए। और इसी के बाद एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करते हैं ब्रिटिशर्स, जो है आपका ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये जो ट्रीटी ऑफ मद्रास है, ये क्या
हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन होती है, जिसमें ये लिखा था कि हैदर अली को अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सपोर्ट देने आ जाएगी। अब ये हो गया, बैकग्राउंड में चल रहा था, चलो पहली वॉर हो गई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि चलो अभी हमें कहाँ फोकस करना है, हमें अपने बंगाल पे फोकस करना है, तो वो बंगाल पे फोकस कर रहे हैं। ईयर है आपका 1767 से 1769 तक का। अब इसके एक साल बाद देखोगे अब क्या है कि धीरे धीरे अब क्या है, कोई पावर ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पा रही है, लेकिन यहाँ पे हैदर अली ने अकेले हरा दिया है ब्रिटिशर्स को। तो इसकी बहुत वाहवाही होती है, जिससे क्या मराठास भी जेलस हो जाते हैं। निजाम ऑफ हैदराबाद ऑलरेडी जेलसी में जी रहा है। अब इसी जेलसी के कारण क्या होगा कि मराठास जो है वो क्या करेंगे, मैसूर पे अटैक कर देंगे। और यही एक रीजन होगा जो यहाँ से आप देखोगे क्या कोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि पड़ोसी ही जो है पड़ोसी के काम नहीं आ रहा। मराठास ने क्या किया, अटैक कर दिया मैसूर पे। अब हैदर अली के अकॉर्डिंग टू ये ट्रीटी जो मद्रास है, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में साइन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगने गया, लेकिन ब्रिटिशर्स आए ही नहीं, उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया। फिर भी यहाँ भी देखोगे क्या होता है कि यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स आते नहीं है, लेकिन कोई हारता और कोई जीतता भी नहीं है। बहुत टाइम तक बैटल चलता रहता है, फिर धीरे धीरे जो है ड्रॉ हो जाता है। और ड्रॉ होता है तो इसी बीच में फिर क्या होता है, ब्रिटिशर्स आ जाते हैं किसके साइड से, मराठास के साइड से। एक ड्रॉ हो जाता है, ड्रॉ के बाद सेकेंड वेव आती है, सेकेंड वेव में ब्रिटिशर्स मिल जाते हैं किसके साथ, मराठा के साथ। लेकिन उसी बीच में क्या होता है कि हैदर अली की कैंसर से डेथ हो जाती है, मतलब उसको कुछ बीमारी होती है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। तो सेकेंड वॉर आपका ऐसे ही चलता है। देन उसके बाद एक पीस ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। पहला ट्रीटी क्या था, ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरा ट्रीटी क्या है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में दोनों पार्टी जो है इस सहमति पे पहुंचती है कि भाई बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, तुम अपना रूल करो, मैं अपना रूल करता हूँ, कोई किसी के काम में पचड़ा नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी के बाद आप देखोगे क्या है कि अब गवर्नर जनरल चेंज हो जाएंगे। यहाँ गवर्नर जनरल कौन बन के आएंगे, कॉर्नवालिस बन के आएंगे। इससे पहले जो आप देख रहे थे यहाँ पे क्या था, विलियम बेंटिक थे। उसके बाद अब क्या हो गया कि कॉर्नवालिस आ गए हैं। अब जब कॉर्नवालिस आ गए हैं तो कॉर्नवालिस क्या करेंगे कि बोलेंगे रुक जा, अब जो है अब मैं आता हूँ। और यहाँ पे हैदर अली के बाद देखोगे आप कि टीपू सुल्तान बनते हैं यहाँ के रूलर। अब टीपू सुल्तान भी उतने ही सेलिब्रेटेड रूलर हैं जितने आपके हैदर अली थे। टीपू सुल्तान की बात करूं तो टीपू सुल्तान बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ही अम्बिशियस, बहुत ही फोर विजन्ड इंसान थे। मतलब बहुत आगे का ही सोचते थे और बहुत ब्रॉड उनका देखोगे। हम लिबर्टी के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कहाँ लिबर्टी का कॉन्सेप्ट चल रहा था, ये पीरियड कौन सा है आपको देखो 1700s का है। इस टाइम में क्या हो रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था। और फ्रेंच का नारा क्या था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी। और इतना इंस्पायर था, मतलब टीपू देश दुनिया की इतनी बातों की जानकारी थी उसको कि उसने क्या किया, एक ट्री ऑफ लिबर्टी अपने यहाँ भी जो है बना रखा था। तो ये फॉरेन आइडियाज से काफी इंस्पायर्ड था टीपू। उसके फॉरेन रिलेशंस भी काफी स्ट्रांग थे। ये सब देख के जो ब्रिटिशर्स थे उनको एक डर लग गया, क्योंकि टीपू और फ्रेंच ये दोनों आपस में काफी कोर्डियल रिलेशंस मेंटेन कर रखे थे। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच को बोल रखा था कि भाई तू हमारे यहाँ ट्रेड कर। इससे क्या है, ब्रिटिशर्स एंग्री हो गए। अब ब्रिटिशर्स में आए कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ने क्या किया, थर्ड वॉर जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो कंबाइंड फोर्स आ जाएगा किसका, अगेन ब्रिटिश, मराठा और निजाम, ये तीनों मिल जाएंगे। और ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, टीपू को अकेला लड़ रहा है, ये तीनों मिलकर लड़ रहे हैं। इसमें आप देखोगे कि टीपू सुल्तान की जो है डिफीट हो जाती है। और इसी डिफीट के साथ क्या है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन की जाती है। इसमें आप देखो ये ट्रीटी, इनफैक्ट आपको यही ट्रीटी क्या है बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। इस ट्रीटी से आप देखोगे कि क्या होता है कि जो मैसूर का 50% टेरिटोरियल कवरेज है वो टीपू सुल्तान को किसको देना पड़ता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो मतलब जो मैसूर का एरिया है उसका 50% एरिया कौन ले लेता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है। और
ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, टीपू के 2 बेटों को भी जो है बंदी बना के रखती है, उसको भी टीपू को छुड़वाना है। तो यही सब चीजें चल रही होती है। अब इसी के बैकड्रॉप में फिर आप देखोगे कि बहुत शर्मनाक चीज होती है ये, क्योंकि 50% टेरिटरी चला गया है, बेटे भी कैप्चर हो गए हैं। तो टीपू क्या करता है कि वो एक फोर्थ वॉर करता है, कब? 1799 में। 90 के बाद 9 साल तक, 7 से 9 साल तक क्या ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक और वॉर के लिए, जिसमें क्या होता है कि वॉर चलती रहती है, चलते चलते क्या होता है, टीपू की वॉर में ही क्या डेथ हो जाती है। और जैसे ही टीपू की डेथ होती है, फिर मतलब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। जो टीपू का एक बहुत ही माइनर सन होता है, जिसको ब्रिटिशर्स क्या एज अ पपेट रूलर ही जो है वहां पे स्टैब्लिश कर देते थे हैं, और यहीं पे क्या साइन होती है, सब्सिडरी अलायंस। तो अब क्या हो गया, इसी तरह मैसूर किसके अंडर आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, थ्रू सब्सिडरी अलायंस। क्या है ये सब्सिडरी अलायंस, हम वो भी देखेंगे। एक्चुअली देखो, कुछ पॉलिसीज होती थी, जैसे ब्रिटिशर्स डिप्लोमेसी में भी बिलीव करते थे, वॉरफेयर में भी बिलीव करते थे। तो कुछ टेक्निक्स होते थे जो वो वॉर से तो जीत जाते थे, बट कुछ में उनको दिमाग लगाना पड़ता था, तो डिप्लोमेसी करते थे, पॉलिसीज बना देते थे। इसी में से एक पॉलिसी थी आपकी सब्सिडरी अलायंस। हम जब सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ेंगे तब आपको याद रखना है अबाउट मैसूर भी, कि सब्सिडरी अलायंस के अंडर ही क्या मैसूर को कैप्चर कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्या है सब्सिडरी अलायंस, वे देखते हैं। अगर छोटी सी बात करूं तो सब्सिडरी अलायंस क्या होता है कि एक अलायंस मतलब एक ट्रीटी हो जाती है ये, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो स्टेट है उसके बीच, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के बिना जो स्टेट है वो किसी से फॉरेन रिलेशन या डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाएगा। प्लस ऑल द टाइम एक जो फॉरेनर है, मतलब एक जो ब्रिटिशर है, वो रूलर के कोर्ट में बैठा रहेगा। उसके अलावा जो भी डिसीजन लेने हैं क्या वो ब्रिटिशर से पूछ के लेने होंगे। तो मतलब ऐसे चीजें जो है उस ट्रीटी के अंदर आती है। तो यही है आपका सब्सिडरी अलायंस, जिसके अंडर मैसूर जो है पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाता है। अब बंगाल और मैसूर के बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग पावर है दैट इज ऑफ मराठा, क्योंकि हमने क्या देखा था मैप में, मराठा का ही पावर सबसे ज्यादा एक्सटेंडेड है। लेकिन मराठास देखोगे आप कैसे रूल कर रहे हैं, तो ब्रांचेस में रूल कर रहे हैं, है ना। कैसे ब्रांचेस में, जैसे कि पेशवा, तो पेशवा जो है वो पुणे में रूल कर रहे हैं और यही डी फैक्टो रूलर है। पेशवा के ही अंडर आप देखोगे कि बाकी सारे जो ब्रांचेस हैं वो इनके सबऑर्डिनेट होके ही रूल कर रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन हेड होते हैं कॉन्फेडरेसी के, और ये कहाँ, पुणे बेस्ड थे। इसके बाद आते हैं होलकर्स। तो होलकर्स कहाँ थे, होलकर्स थे इंदौर पे, जो कि मिलिट्री पावर और लीडरशिप के लिए जाने जाते थे। देन आपके आते हैं सिंधियाज, सिंधियाज रूल करते थे ग्वालियर पे। उसके बाद आते हैं भोसले, जो कि रूल करते थे कहाँ, नागपुर पे। और देन आते हैं आपके गायकवाड्स, जो कि बड़ौदा में रूल करते थे। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है, यहाँ से आपको ये जो कन्फिडरेसीज है और वो कहाँ रूल कर रहे थे वो याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, कि आपको कंफ्यूज कर देगा कि होलकर कहाँ थे। मान लो इफ यू गेट द मैच द फॉलोइंग, ठीक है, कि होलकर कहाँ है, सिंधिया कहाँ के, भोसले कहाँ के, गायकवाड़ कहाँ के, तो आपको उनका एरियाज पता होना चाहिए। तो वैसे ही पेशवा पुणे के, रिपीट मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जितनी बार बोलूं आपके माइंड में एक इम्प्रिंट जाए, उसका एक छाप बने। पेशवा पुणे के, होलकर इंदौर के, सिंधियाज ग्वालियर के, भोसले नागपुर और गायकवाड़ बड़ौदा के। तो अब ये थी क्या, जो कॉन्फेडरेसीज थी किसकी, मराठा की। लेकिन अब वॉर क्यों हो रहा था, अब देखो, वॉर की अगर बात करूं तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स क्या करना चाहते थे, अपना एक्सपेंशन करना चाहते थे। बैकड्रॉप में क्या हुआ, बंगाल ले लिया, मैसूर ले लिया, अब क्या बचा है, अब कोई बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड एम्पायर बचा है, तो वो क्या है, वो है मराठा। अब मराठा को अपने में इंक्लूड करना बाकी है। तो ब्रिटिश का देखोगे आप कि एक इंटरेस्ट दिखेगा कहाँ आपको, मराठा में। और इसी के बीच ये जो कॉन्फिडरेसीज है, आपको दिखेगा इनका कुछ एक स्टेबल नहीं दिखेगा रिलेशनशिप, ये आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए हैं।
तो वही चीज हो गई कि भाई आपस में ही लड़ रहे हो तो कोई तीसरा आके क्या फायदा उठा ले जाएगा। देन इसी के बाद आप देखोगे, अब ये क्या है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्यों हो रही है। तो जो पेशवाज थे, पेशवाज का किनके लीनियज थे, शिवाजी के। तो उसी में आप देखोगे एक माधव राव होते हैं जो कि पेशवा बनते हैं, सब हराजी खुशी सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन माधव राव की डेथ हो जाती है। तो जब माधव राव की डेथ होती है तो नारायण राव जो हैं उनके बेटे होते हैं, वो सॉरी, हाँ उनके बेटे होते हैं, वो बन जाते हैं पेशवा। लेकिन अब माधव राव के एक भाई होते हैं जो कि नारायण राव के क्या चाचा लगते हैं, रघुनाथ राव। वो बोलते हैं भाई ये नहीं बन सकता क्योंकि मुझे पेशवा बनना है, मैं पेशवा बनना चाहता हूँ। तो यहीं से क्या है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, इनका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि एक एज देता है ब्रिटिशर्स को कि आप अब जो है यहाँ एंटर कर सकते हो। तो रघुनाथ राव कहाँ चला जाता है, चला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। वहां जाके वो बोलता है कि भाई एक काम करो, तुम मेरी हेल्प करो मुझे पेशवा बनाने में, और मैं बाकी तुम्हें बहुत जो है प्रेजेंट्स दूंगा। तो एक ट्रीटी साइन होती है, यहाँ पे आप देखोगे ट्रीटी ऑफ सूरत की। तो और इधर क्या चल रहा होता है कि नारायण राव के बाद नारायण राव का एक छोटा सा बेटा होता है नारायण माधव राव, जिसको नाना फडणवीस होते हैं एक नोबल, जो वो उसको पेशवा घोषित कर देते हैं। वो छोटा बच्चा होता है। रघुनाथ राव इससे और गुस्से में आ जाते हैं, वो जाके तुरंत तुरंत ट्रीटी साइन करते हैं किसके साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ट्रीटी ऑफ सूरत। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि रघुनाथ राव को ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ 13,000 से 15,000 के बीच सैनिक देगी, और रघुनाथ राव जो है ससाइन और बसेन का जो एरिया है वो किसको दे देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगी। अब इस समय आपके जो गवर्नर जनरल है वो है विलियम बेंटिक। उनको कुछ आइडिया नहीं रहता है इस बात का। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये इस ट्रीटी को रद्द करो, ये हमसे पूछ कर नहीं किया गया है, ये क्या कहते हैं अपने आप में ही साइन हो गया है। तो इस ट्रीटी को रद्द कर दी जाती है, और इस ट्रीटी को देखो आप रद्द करने के बाद एक पहले क्या है, ट्रीटी ऑफ सूरत, इसको रद्द की कर दी जाती है, और इसके जगह पे एक ट्रीटी ऑफ अंदर साइन होती है। अब इसमें क्या होता है कि फिर वापस से सब चीजें हो जाती है, बोला जाता है कि भाई हमारे लिए नारायण रघुनाथ राव ही जो है वही ये है पेशवा है। बट फिर देखोगे कि रघुनाथ राव जो है इनको लोभ देता रहता है। इसी में फिर क्या होता है रेवेन्यू के भी कुछ जो है प्रॉमिस कर देता है रघुनाथ राव। तो ब्रिटिशर्स जो है रघुनाथ राव के साथ मिल जाती है और क्या करती है, अटैक कर देती है कहाँ पे, पुणे पे, पेशवाशिप पे। तो यही है होता है क्या आपका फर्स्ट वॉर ऑफ मराठास, मतलब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है आपका, जो कि कब से कब तक 1775 से लेके 1782 तक किनके बीच हो रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच हो रहा है। क्या कॉज था, क्योंकि सक्सेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें क्या है ब्रिटिशर्स बीच में आ गए। तो इसी कारण से ये बैटल होता है। इसमें होती है ट्रीटी ऑफ सूरत, जो कि मैंने आपको बताया किसके बीच साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सूरत रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद। लेकिन जब बैटल हो जाता है तो ट्रीटी ऑफ सैलबाई साइन होती है। उसका अकॉर्डिंग क्या था कि ट्रीटी ऑफ सैलबाई इंश्योर्ड नो टेरिटोरियल चेंजेस पीस फॉर 20 इयर्स। कुछ टेरिटरी में बदलाव नहीं आएगा भाई, तुम लोग शांति से 20 साल तक रूल करो। और जो पेशवा है वो रघुनाथ राव नहीं बने हैं, वो नारायण राव ही है, माधव नारायण राव ही है। तो काइंड ऑफ ये एक पीस ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। अगर बात करें फिर सेकेंड वॉर क्यों होता है, तो आप देखोगे 82 तक, 1782 तक क्या है, फर्स्ट मराठा वॉर हुई और पीस ट्रीटी साइन हो गई है कि भाई शांति से रूल हो रहा है। लेकिन जब पीस ट्रीटी का टाइम खत्म हुआ तो फिर अगेन क्या है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो फिर से बैटल हो गया। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, फिर इनका इंटरनल प्रॉब्लम था। ये जो सिंधियाज थे और होलकर्स थे, ये जो सिंधिया थे एंड भोसले थे,
इन दोनों ने बोला कि भाई ऐसे कैसे ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन हो गई, हम नहीं मानते, ये हमारे लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, लड़ने चले जाते हैं। और फिर अब दोनों मिलकर लड़ने चले गए तो सबको लड़ना पड़ेगा ना, तो अगेन ब्रिटिश और मराठा के बीच लड़ाई होती है, दैट इज सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1803 से 1805 तक होती है आपकी। इसमें क्या होता है, मराठा कॉन्फेडरेसी वीकेंड आफ्टर इंटरनल स्ट्रिप्स एंड डिवीजन, ये कॉज है। की इवेंट होता है बैटल ऑफ असाई, अरगांव, लसवारी एंड दिल्ली, और इसमें साइन होती है ट्रीटी ऑफ बसाई। ट्रीटी ऑफ बसाई क्या है, मराठा जो है बहुत सारी टेरिटरी लूज कर जाते हैं। कौन सी वाली टेरिटरी, ये वाली लूज हो गई, सिंधिया को हरा दिया, सिंधिया की टेरिटरी गई, भोसले को हरा दिया, भोसले की टेरिटरी गई। तो ऑलमोस्ट देखोगे काफी टेरिटरी जो है वो किसके अंदर आ गई, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गई। अब फिर कुछ टाइम के बाद फिर से वॉर होता है, जो कि है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब ये क्यों होता है कि काफी सब लोग परेशान है भाई, पेशवा भी परेशान है, सब परेशान है। अब इनको क्या चाहिए, इनको वापस से अपना इंडिपेंडेंट रूल चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, 1817 टू 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में, जो कि ब्रिटिश की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसी के अगेंस्ट होती है ये, कि पेशवा बाजीराव टू जो है वो बोलते हैं कि हम नहीं मानेंगे इन पॉलिसीज को, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते सब्सिडरी अलायंस। मैं अपने कोर्ट में किसी ब्रिटिशर्स को ऑल द टाइम नहीं बैठा सकता, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं हर डिसीजन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछ के लूं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे बैटल होता है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें आप देखोगे कि अगेन क्या है, पेशवा बाजीराव हार जाते हैं, और हार जाने के बाद ही यहीं से मराठा का जो है एंड हो जाता है, और मराठा की जितनी भी टेरिटोरियल एरिया है वो किसके अंडर आ जाती है, वो आ जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, और ब्रिटिश की पैरामेंसी जो है स्टैब्लिश हो जाती है। तो ब्रिटिश डोमिनेंस हमने देख लिया कि मराठा भी चले गए। तो अब आप देखो इस फील्ड से कौन कौन बाहर हो गए हैं, जो मैच चल रही है, सबसे पहले बंगाल को हराया, मैसूर को हराया, अब मराठा को भी हरा दिया। अब क्या, अब कुछ छुटपुट बचे हैं, उनको तो आप देखो कि ब्रिटिशर्स अलग अलग पॉलिसी लेके आएंगे, डिप्लोमेसी के थ्रू अपने में जो है इंक्लूड कर लेंगे। ये सब यहाँ पे क्या, उनको वॉर लड़ना पड़ रहा है, लेकिन बाकी जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं वहां पे वो डिप्लोमेटिकली जो है इंक्लूड कर लेंगे। बट इसमें एक चीज और बच जाएगी, जो है आपके सिख काइड। अगर सिख की बात करें तो सिख जो है वो क्या है, मिसल्स में डिवाइडेड है। सिख के मोस्ट सेलिब्रेटेड रूलर हैं आपके महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में देखा जाए तो आप देखोगे कि महाराजा रंजीत सिंह के बहुत कोर्डियल रिलेशंस होते हैं, किसके साथ, विलियम बेंटिक के साथ। ठीक है, वो उस टाइम के गवर्नर जनरल होते हैं जब जिस टाइम पे क्या महाराजा रंजीत सिंह रूल कर रहे होते हैं। अब महाराजा रंजीत सिंह की बात करो तो ये लायन ऑफ पंजाब भी कहलाते हैं। प्लस ये क्या है, यूनिफाइड डिस्परेट सिख मिसल को एक पावरफुल एम्पायर में जो है रूल कर रहे होते हैं। और बात करें अगर पंजाब के इस एरिया की, तो आप देखोगे कि पंजाब का जो ये एरिया था, ये एक बफर की तरह काम करता था, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो यहीं से क्या स्टार्ट होता है, देखोगे एक बहुत ही पीसफुल और फ्रेंडली रिलेशन दिखेगा आपको, किसके किसके बीच, आपको दिखेगा महाराजा रंजीत सिंह एंड ब्रिटिश के जो आपके गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक, इनके बीच। इसी यही दोनों मिलकर एक ट्रीटी भी साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कह लो आपको, ट्रीटी ऑफ इंडस नेविगेशन भी कहते हैं इसको। तो ये क्या है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को पता है कि अगर कोई भी आउटसाइड अटैक होगा या इन्वेजन होगा तो क्या है, सिख है वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज सिख अपने आर्मी के लिए फेमस है, सिख अपने सोल्जर्स के लिए फेमस है। अगर मान लो ईरान से या अफगानिस्तान से कुछ अटैक हो रहा है तो क्या है, बाउंड्री क्या है, सिख का है। तो सिख जो है प्रोटेक्ट करके रखेगी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसी तरह रशिया के रूट से अगर हो रहा है तो भी सिख क्या करेगी, प्रोटेक्ट करके रखेगी। इसलिए भी आप देखोगे कि एक अच्छा रिलेशनशिप दिखेगा आपको महाराजा रंजीत सिंह के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का। बट फिर देखो क्या होगा कि महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाएगी, एंड महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद आप देखोगे कि अब क्या है, इनके जो बेटे हैं दिलीप सिंह, उनको महाराजा बनाया जाएगा। अब यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। जो दिलीप सिंह है वो है 5 साल के छोटे से एक बच्चे, उनको महाराजा बना दिया गया।
अब उनको महाराजा बना दिया गया है, तो वो अपनी मदर के साथ, जो कि है आपकी रानी जिंदन, इनके ही नेतृत्व में क्या रूल कर रहे होते थे, राज्य कर रहे थे। तो जो भी डिसीजंस थे वो रानी जिंदन के होते थे, अपने मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। तो ऐसे ही चल रहा था, बट इससे क्या देखो कि काफी डिसकंटेंट हो गया, पॉलिटिकल एक कंफ्यूजन क्रिएट होता जा रहा था धीरे धीरे। आर्मी का जो इन्फ्लुएंस था, सिख आर्मी का इन्फ्लुएंस वो ज्यादा होता जा रहा था। और इसी में आप देखोगे जो इनके मिनिस्टर रहते हैं, आर्मी कॉन्स्पिरेसी करके क्या करती है, मिनिस्टर को मार देती है। अब रानी अकेली बच गई, तो रानी क्या करती है, अपने भाई को ही अपना जो है मिनिस्टर बनाती है, एंड देन उसके बाद ये लोग रूल कर रहे थे। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि ये जो एक पॉलिटिकल डिस्कंटेंट क्रिएट हो गया था, इससे क्या था, ब्रिटिशर्स भी काफी डर गए थे, वो भी सहम गए थे, क्योंकि इन्वेजन का खतरा तो ऑल द टाइम बना रहता था। तो वो भी थोड़ा परेशान थे इस बात से। इसी बीच क्या हुआ कि जो उनका भाई था रानी का, जिसको उन्होंने मिनिस्टर बनाया था, उसको भी मार दिया जाता है कॉन्स्पिरेसी करके। और आर्मी का काफी इन्फ्लुएंस आ जाता है कहाँ पे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे, किसके, सिख पंजाब के सिख के। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, रानी के पास जाते हैं, ब्रिटिशर्स रानी को ऑफर करते हैं कि आप हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन कर लो, और इसी के साथ जो है हम जो है आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बट रानी मना कर देती है। रानी मना कर देती है, तो यहीं से क्या होता है, वॉर स्टार्ट हो जाती है, और वही होता है आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जो कि 1845 में होता है। अब आप देखो कि ये वॉर काफी लेट से हो रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीजें क्या थी, बाकी सारे वॉर्स जो चल रहे थे वो सारे 1700s में थे। क्यों? क्योंकि रंजीत सिंह के साथ तो फ्रेंडली रिलेशनशिप है ना। यहाँ पे आप देखोगे क्या है, यहाँ पे बफर स्टेट का काम कर रहा है पंजाब, तो इनका अच्छा कॉर्डियल रिलेशन चल रहा है। लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह मरेंगे, 1780 से 1839 तक रंजीत सिंह थे, लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह मरे, इनके बेटे दिलीप सिंह जो है महाराजा बनेंगे, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो 1845 टू 46 में, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है। इसी में एक ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है, जिसके अंडर क्या सब्सिडरी अलायंस जो है यहाँ लागू हो जाता है। और इसके अकॉर्डिंग हमेशा एक ब्रिटिश रेसिडेंट क्या है, वो लाहौर में प्लेस्ड होगा। जो भी डिसीजंस लिया जाएगा वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को बताया जाएगा। तो ये चीज काफी ह्यूमिलिएटिंग लगती है किसको, रानी जिंदन को। तो रानी जिंदन क्या करती है, एक अलायंस फॉर्म करती है, वो जाती है किसके पास, मूल राज के पास, जो कि मुल्तान के थे, और इसी के साथ छत्तर सिंह के पास। अटारी वाहा, जो कि हरिपुर के थे, इनके पास जाके एक अलायंस फॉर्म कर लेती है। और क्या वहीं पे ये लोग क्या करते हैं, सेकेंड सिख एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट कर देते हैं, जो कि 1849 टू 48 टू 49 के बीच होता है। इसमें आप देखोगे कि बहुत बुरी तरह से जो है सिख का एम्पायर है वो खत्म हो जाता है, डिसॉल्व होता है, और ब्रिटिश एम्पायर जो है वो रूल करने लगती है ओवर दिस एरिया ऑल्सो। तो अब इसी के साथ क्या हुआ कि जितने भी रीजनल पावर्स थे, अब वो क्या है, सब डिसिपेट हो गए, सब डिसॉल्व हो गए, और उन सब पे किसका रूल आ गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसी के साथ देखो एक पीवाईक्यू पूछी गई थी यहाँ से, दैट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको किसके, गवर्नर जनरल्स के। अगर बात करें महाराजा रंजीत सिंह की, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, इनका टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है 1718 टू 1839। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, थोड़ा आप भी ब्रेनस्टॉर्म करो, थोड़ी पढ़ाई तो आप भी कर ही रहे हो, तो आप भी करो। जब हम गवर्नर जनरल्स का सेक्शन कवर करेंगे, तब हम इस क्वेश्चन पे वापस भी आएंगे। अभी के लिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद इसका आंसर ढूंढो, प्लस इसके साथ ही क्या होता है, आपके रीजनल पावर सारे डिसॉल्व हो गए। अब बच गए कुछ कुछ छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पावर्स, जो इंडिपेंडेंट स्मॉल स्टेट्स हैं, जहाँ पे एक कोई किंग रूल कर रहा है, कोई क्वीन रूल कर रही है, तो वो वाले आपके जो है स्टेट्स बच जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स को लगता है कि वहां पे वॉरफेयर की टेक्निक जो है काम नहीं करेगी, बिकॉज वो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ फोर्स, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होगा, छोटी सी तो आपकी जगह दिखेगी। तो वो डिप्लोमेसी से भी जब ली जा सकती है, तो उसके लिए वॉरफेयर क्यों करना। तो ब्रिटिशर्स इसके लिए क्या करती है, पॉलिसीज लेके आती है।
जो कमजोर किंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो भी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स प्रोवाइड करती है उसके साथ मिलके अपनी जगह पे रूल कर रहे होते थे, किसके सबॉर्डिनेशन में, ब्रिटिशर्स के। बट जो कुछ नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। ये क्या पॉलिसीज हैं, जैसे कि आपकी सब्सिडरी अलायंस हमने कहाँ देखा, मैसूर में, हमने कहाँ देखा, सिख के टाइम में। तो ये जो पॉलिसीज हैं ये क्या है, वही तो पॉलिसीज हैं। तो सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, ये आपके कुछ पॉलिसीज हैं जो कि ब्रिटिशर्स क्या यूज करते हैं अपने एक्सपेंशन के लिए, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।